आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं ओम मांझी घोस्ट। दोस्तों, चार अनजान लोग जो अपनी गरीबी से जूझते हुए पैसों के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे वो अमली की बेटी को किडनैप करके जिसके जरिए पैसे कमाने का सोचते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की को इन्होंने किडनैप किया है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है, जिससे उनको पैसे मिले न मिले पर इनकी जान जाना तय है। तो किस तरह से दोस्तों ये उससे पीछा छुड़वाते हैं, और आज हम इस कहानी में देखने वाले। तो कहानी शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि पैसों के लिए एक लड़की को किडनैप करके कार में कैद करके रखे हुए होता है, और साथ ही साथ किसी सेफ प्लेस को ढूंढ रहे होते हैं। ये सभी ताकि जब तक उन्हें किडनैपिंग के पैसे ना मिल जाए तब तक वो उस लड़की को वहाँ सेफली रख पाए। तभी बीच रास्ते में इनकी कार की डिग्गी से कुछ आवाज़ें आती हैं, और वो आवाज़ें कोई और नहीं बल्कि वह छोटी सी बच्ची निकाल रही होती है। उसी वक्त एक गाड़ी से उतर के डिग्गी को खोलते हैं और उस बच्ची का एक राड से मार कर बेहोश कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये फिर से अपने सफर पर लगे रहते हैं। और सच बोलो तो यार, ये सीन देखकर ना खून खोल रहा होता है, तो आपको याद शायद खोल उठेगा। इसी बीच इनकी नज़र एक आलीशान महल पर पड़ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर होता है। अब इनके पास रात में रुकने के लिए कहीं और जगह नहीं होती, तो ये बड़ी चालाकी से इस महल में जाते हैं। उस आदमी को जो कि इस महल की देखभाल कर रहा होता है उसे भी रोड से मार कर बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उस महल में एक आत्मा रहती है। आगे ये इस बच्ची को लेकर महल के अंदर चले जाते हैं, जब वो दोनों उस बच्चे के घर वालों को कॉल लगा के ये कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया। दोस्तों, उसी दौरान नए वर्ड सुनते हैं, जो हम उसके महल की आत्मा को देखते हैं जो कि जाग गई होती है। तब उनमें से एक जो लड़की होती है वो बच्ची के फैमिली वालों से कहती है कि अगर कल सुबह तक तुमने हमारे पास 1 लाख नहीं पहुंचाए तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। आगे हम बात होती जाती है जहाँ पर ये कपल एक साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि शायद ये इनका आखिरी दिन होगा। तभी उन्हें ऊपर से कमरे में कुछ आवाज़ें आती हैं, जिस पर वो लड़की जैसे ही उस कमरे में जाती है तो वहाँ की सभी लाइट्स अपने आप अचानक से ऑन हो जाती है। साथ ही उसके साथ इर्द गिर्द ड्राइव नई चीज़ें भी होने शुरू हो जाती है। तभी अचानक से जैसे ही वो उस कमरे में जाने के लिए मुड़ती है, तभी दोस्तों हम उस पर महल की आत्मा को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उस लड़की को मार डालती है। इसी बीच उस लड़की की चीखने की आवाज़ उसका बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है, और जैसे ही वो ऊपर कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसके सामने एक औरत दिखाई देती है, जो कि दीवार पर अपना सर पटकते हुए बहुत रो रही होती है। और जैसे ये लड़का उसके पास जाता है, वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा निकलती है, जो कि इसे बुरी तरह से मौत के घाट उतार देती है। यही से हम सीन होता है चेंज। अब अगले सीन में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जो ऑफिसर को इस लोगों को पकड़ कर लेकर आए होते हैं, जो कि मतलब चलते फिरते बहुत गलत काम करते हुए पकड़े हो गए होते हैं। जिनमें से एक लड़का जिसका नाम चैतन्य होता है, इसने इसलिए पकड़ के लेकर आए होते हैं क्योंकि वह एमएलए की फोटो पर गोबर फेंक रहा होता है। दूसरा आदमी जो कि शख्स का कॉमेडियन लग रहा होता है, उसका नाम है पूर्वम, और उसे इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो पुलिस की कार से पीछे हल्का हो रहा था। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रजिया होता है। उसके साथ साथ लक्ष्मण नाम का एक लड़का भी होता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड का भाई है। और ये लक्ष्मण रजिया के घर से भागने में उसकी मदद कर रहा होता है, पर उसी बीच इनकी टक्कर पुलिस की गाड़ी से हो जाती है, जिस वजह से रजिया की बारात पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों, अब रजिया घर वालों से भाग क्यों रही थी ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब ऑफिसर इन सभी को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि अगली बार से ऐसी हरकत करते हुए अगर पकड़े गए तो नहीं छोड़ेंगे तुमको। और ऐसे घटना के दौरान उनके सभी यानी कि चारों की दोस्ती हो जाती है। चारों मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जब चैतन्य सभी को बताता है कि एमएलए और कोई नहीं, उसका ही अंकल है। और ये भी बताता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है, अगर हॉस्पिटल में टाइम पर पैसे नहीं दिए तो उसकी माँ की जान चली जाएगी। इसके चलते हुए अपने अंकल के पास कोई पैसे मांग तो गया था, जहाँ उसके अंकल ने उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था। और यही वजह होती है कि एमएलए के पोस्टर पर गोबर फेंक रहा था, जिसके एंड में चैतन्य ने ये भी कहता है कि मैंने गलत किया, मुझे गोबर पोस्टर पर नहीं अंकल के मुंह पर मारना चाहिए था सीधा। और फिर वो भी बताता है कि कैसे वह अपने पिता को देखते हुए बड़ा हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़े तांत्रिक थे, और जब वे पोमन को भूत भगाने वाले मंत्र बता रहे होते हैं तो उनकी समय मौत हो गई थी, जिस वजह से तब वो उसे पोमन को सिर्फ आधे भूत वाले मंत्र याद आते हैं, और जिससे मतलब वो कुछ देर के लिए भूतों को भगा सकता है। ये उसके पास एक शक्ति है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता उनको। साथ ही किसी के शरीर में भूतों को निकाल भी सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वह उस भूत को अपने वंश में नहीं कर सकता, जिस वजह से भूत एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में चला जाता है।
और ये इन सभी चीज़ों के लिए वे अपने पिता को जिम्मेदार मानता है कि अगर उनकी मौत नहीं होती तो वह मुझे सब कुछ पता चल जाता। दोस्तों आगे में बताता है कि मुझे इस समय पे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैंने गुंडे से लोन लिया था पर मेरे पैसे नहीं थे और लौटाने के लिए तो मैंने उससे बच के भाग रहा था, तो और तभी मेरी नज़र पुलिस पे पड़ी, तो मैं वहाँ पर जानबूझकर उनकी गाड़ी के पीछे हल्का होने लग गया था ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट करके उन गुंडों से बचा ले। और यही हुआ उनके बाद। वैसे ही अपनी कहानी बताती कि कैसे उसके घर वाले उसकी शादी एक बड़े उम्र के अमीर से एक से करवाना चाहते थे। कहीं तय कहते कि हाँ गरीब है ना, वह बहुत ही अमीर था, इसलिए घर वाले चाहते कि अमीर से शादी करे और इसी झंझट से बचाने के लिए लक्ष्मण उसकी मदद कर रहा होता है भागने में। लेकिन भागते भागते इसकी गाड़ी पुलिस से टकरा गई थी, जिसमें पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। आगे चैतन्य सभी की कहानी सुनकर उसे कहता है कि देखो हम सभी को एक ही प्रॉब्लम है, पैसा। इसलिए मेरे पास एक प्लान है, हम क्यों ना एमएलए की बेटी को किडनैप कर लेंगे जिसका नाम कीर्ति है, क्योंकि मेरे अंकल यानी कि एमएलए अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हमें हमारी मुंह मांगी रकम भी दे देंगे। एंड दोस्तों इस प्लान को सुनकर पहले तो सभी ये कहने से काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वह एक नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि एमएलए की बेटी होगी। पर चैतन्य सभी को बताता है कि अगर रिस्क तो लेना ही होगा, अगर सोचो हम पकड़े भी नहीं गए तो मालामाल हो जाएंगे, इसके बाद देखो सभी उन पैसों से कितने आराम से रहेंगे। ये सुनकर दोस्तों सभी के अंदर पैसों के लिए लालच आ जाता है और प्लान के मुताबिक ये एमएलए की बेटी को अगले कुछ घंटों में किडनैप भी कर लेते हैं। तो आगे सभी कीर्ति को किडनैप करके एक लंबा सफर तय करने के बाद जब थक जाते हैं तो थोड़ी देर थकान उतारने के लिए रुक जाते हैं। तभी पूरम की नज़र एक बोर्ड पर पड़ जाती है जिस पर पिशासी पूरम लिखा होता है। बस दोस्तों पिशासी पूरम देख कर पूरम की जान हाथ में आ जाती है, पूरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। सभी पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया। तब वो सभी को वापस चलने के लिए कहता है कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ रास्ते में भूत दिखाई देते हैं जो सभी आने जाने वाले लोगों को लिफ्ट मांगते हैं और जो भी उनको लिफ्ट देता है वो उसकी जान ले लेते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी उस पर हंसने लग जाते हैं कि भाई क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर वह सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पूरम ने कहे मुताबिक उन सभी को रास्ते में भूत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देते हैं जो कि एक ही जगह पर अजीब तरह से खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे होते हैं। और अब हंसने की बारी थी पूरम की। वो इन सभी पर हंसते हुए कहता है कि और हंसो मुझ पर, मैंने जब तुमसे कहा था कि यहाँ पर भूत है तो तुम लोगों ने मेरी बात एक नहीं मानी थी, अब तो विश्वास हो गया ना मुझ पर। अब तो वो भूत तो यहाँ पर इसी बीच में उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम आत्माराम होता है। दोस्तों वह इन सभी से लिफ्ट मांग रहा होता है पर इन्हें ये लगता है कि कोई भूत है, इसलिए ये उसको भूत समझकर ऊपर गाड़ी चलाने लग जाते हैं। ऊपर वैसे कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए साइड हो जाता है। कहता है कि अरे कैसे लोगों लिफ्ट तो मांगी थी यहाँ से निपटने के लिए। दोस्तों तो ये आगे उसी महल के पास पहुंच जाते हैं जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे ये सभी कीर्ति को लेकर उसे महल के अंदर चले जाते हैं और कीर्ति को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से उसके हाथ पैर बांध देते हैं, जिस दौरान वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। और आगे ना जब ये सब अब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है, उसी बीच पूर्वम के मुंह से किडनैप शब्द सुनते ही मैं उस महल की आत्मा वापस जाग जाती है। और दोस्तों इसके बाद चैतन्य लक्ष्मण रस्सी और पूर्वम से कहते हैं कि सुनो तुम यही महल में रहकर कीर्ति का ध्यान रखना, हम दोनों एमएलए को कॉल करके आते हैं। फिर ये दोनों उस गांव के कॉलिंग बूथ के पास जाकर वहां से एमएलए को कॉल करते हैं, क्योंकि अगर ये फोन से कॉल करेंगे तो इनके नंबर की मदद से इनको ट्रेस किया जा सकता था। जहाँ कॉल पर चैतन्य थोड़ी देर गुस्से वाली और मोटी आवाज में कहता है कि सुनो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर तुम इसकी जान की सलामती चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए लेकर यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर एमएलए की हालत खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, अपनी बेटी के लिए नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि इस कुछ हफ्ते पहले उसकी बेटी को एक आत्मा ने अपने वंश में कर लिया था और ये अभी तक वह आत्मा उसके शरीर में बाहर नहीं निकली थी। मतलब दोस्तों महल में पहले से एक आत्मा है जो इन सभी को मारने के लिए काफी है, और लेकिन दूसरी आत्मा भी तो है जिनको इन्हें न्योता दे दिया था। अब सेम लेकी बेटी की बात यानी कीर्ति को किडनैप करके पता नहीं इसका क्या होगा। अब हम देखते हैं कि कीर्ति होश में आ गई थी। जहाँ इसकी डरावनी आवाज को सुनकर पूर्व रजिया उसके पास जाते हैं। फिर उन्हें ये नहीं पता होता है कि कीर्ति के अंदर भूत है, जिस पे पूर्व उसे काफी तंग करता है। उसे बीच बीच में सर पर मारते हुए कहता है कि चुप चुप बैठी रहो वरना तुम्हारे साथ नहीं सही नहीं होगा, चुप हो जाओ। दोस्तों उसे पर ये नहीं पता होता कि ये क्या कर रहा है। खैर अब उसी समय इन्हें डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिस पर ये जैसे ही डोर जाकर खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसका नाम आत्माराम होता है, जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। अब इन दोनों को लगता है कि वो कोई भूत है, जिस पर वो उसे दूरी बनाने लगते हैं। पर तभी वो उनसे कहता है कि क्या मैं तुमसे कॉल कर सकता हूँ। तब रसिया उसे अपना फोन देती है और फिर दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त दोस्तों चैतन्य और लक्ष्मण भी वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों के होश
उन्हें देख चैतन्य उनसे पूछता है कि क्या हो गया, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। तभी पूर्वा अपनी उंगली उस आत्माराम की तरफ दिखाता है। जहाँ उसको देखकर आत्माराम और लक्ष्मण के भी होश हो जाते हैं। चारों काफी डरे हुए होते हैं, जबकि दोस्तों इनको पता ही नहीं होता कि वो असली भूत है कि नहीं, और ये असली भूत कौन है कुछ पता ही नहीं चले। इसके बाद ये सभी उसी कमरे में जाते हैं जहाँ कीर्ति को रखा हुआ होता है, और फिर एक प्लान बनाते हैं। इनका प्लान ये होता है कि आत्माराम भूत है या नहीं, ये पता करना है। जहाँ पर एक कुछ कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे होते हैं कि अगर आत्माराम भूत नहीं होगा तो उसे कांच चुभ जाएगा, और अगर वह भूत होगा तो उसके हाथे ही कांच के टुकड़े खुद उसके रास्ते से हट जाएंगे। तो प्लान के मुताबिक आत्माराम को उसी कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने कांच के टुकड़े रखे होते हैं। जैसे ही आत्माराम वहाँ पर आता है, सारे कांच के टुकड़े साइड हो जाते हैं। पूर्वन तो ये सब कुछ छुपके से देख रहा होता है, और ये देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कि अब क्या होगा। असल में दोस्तों महल की भूत जो है वो ना उसे कांच के टुकड़ों को साइड किया था ताकि इन सभी को ये लगे कि असली भूत आत्माराम है। और ये सब प्लान फ्लॉप होने के बाद पूर्वन जब दूसरा प्लान सबको बताता है कि भूत को खून पीना काफ़ी पसंद है, और वह आत्माराम के सामने खून रखेंगे, और अगर उसने पी लिया तो मतलब ये भूत है। आत्माराम भी इन सभी चीज़ों से अनजान होता है कि तभी वहाँ पर नल से खून निकलने लग जाता है, जो कि महल की आत्मा कह रही होती है। दोस्तों ये सब कुछ ये देख कर उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ घर के बीचों बीच पूर्व अपने हाथ काट के खड़ा रहता है, पता नहीं लगाने के लिए कि वो भूत है या नहीं। तभी वहाँ पर आत्माराम भागते हुए आता है और डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे होता यह है कि पूर्व के हाथ का खून उसी कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में कीर्ति को रखा गया था। मैंने उसी वक्त सभी को इस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कीर्ति जो कि हवा में उड़ रही होती है, और साथ ही साथ पूर्वम के खून को भी पी रही होती है। सभी को पता चल जाता है कि भूत आत्माराम के अंदर नहीं बल्कि कीर्ति के अंदर है। दोस्तों आगे सभी घर में भाग पर लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसी बीच कीर्ति पूर्वम को ढूंढते हुए उसके बहुत मारती है, क्योंकि जब कीर्ति के हाथ बंधे थे तो उस वक्त उसने कीर्ति को बहुत परेशान किया था। जिसके बाद ये सभी वहाँ से भागते हुए एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। जब पूर्व अपने पिता की राख से घर के बीचों बीच एक लाइन मार देता है, और जो राख उसके पास है उसे लेकर वह हमेशा अपने साथ घूमता रहता है। और इससे होता यह है कि कीर्ति के अंदर जो भूत है वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। उसी बीच हम महल की आत्मा को देखते हैं जो कि कीर्ति से मिली हुई होती है, और उसे भी एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी रजिया के शरीर को अपना शिकार बना लेती है, उसके अंदर चली जाती है। और अब दोस्तों कीर्ति और रजिया दोनों के अंदर आत्माएं हैं, और अभी ये दोनों बाकी सभी के साथ कुछ नॉर्मल होने का नाटक करते हैं, जिससे सभी को लगे कि इनके अंदर आत्मा है ही नहीं, और ये मौका मिलने पर वो इन सभी को मार डालें। या इन दोनों आत्माओं को प्लान है। दूसरी ओर हम कीर्ति के मामा को देखते हैं जो कि एक तांत्रिक के पास आया होता है, क्योंकि उसी ने तांत्रिक के साथ मिलकर कीर्ति के शरीर में आत्मा को डलवाया था, क्योंकि वह अपने जीजा एमएलए की धन दौलत को देखकर बहुत ज़्यादा जलता था। तो इसी जलन के चलते उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो उसकी बेटी को मरवा दे तो पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये काम अगर वो किसी गुंडे से करवाता तो वो उसमें फंस सकता था, इसलिए उसने इस तांत्रिक की मदद से कीर्ति के शरीर में एक आत्मा भिजवाई थी, और वह आत्मा 9 दिन तक कीर्ति को अपने काबू में रखेगी। इसके बाद अगर वो 9 दिन के अंदर उस मामा ने कीर्ति को मारा तो सभी को ऐसा लगेगा कि कीर्ति को किसी आत्मा ने मारा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि आत्मा मारेगी नहीं, वो किसी कीर्ति को अपने वश में रखेगी। मारने का काम मामा का है दोस्तों, पर इसमें एक डेंजरस कंडीशन भी है। अगर इस 9 दिनों में मामा कीर्ति को नहीं मार पाया तो वो आत्मा कीर्ति के शरीर में बाहर आ जाएगी, और मामा और कार्तिक दोनों को मार डालेगी। अब आगे दोस्तों दोनों आत्मा, जिसमें एक महल की आत्मा है जिसने रजिया को अपने वश में करके रखा हुआ था, और दूसरी आत्मा जिसने कीर्ति को वश में रखा हुआ था, दोनों इन लोगों को मारने के लिए आ जाती है। जहाँ अगले ही पल दोनों इन पर हमला भी करने वाले होते हैं कि तभी ये लोग पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम हमें मार रही हो। जिस पर दोस्तों महल वाली आत्मा अपनी कहानी बताती है कि ये कहानी हमारे देश की आज़ादी के पहले की है, जब हर तरफ ब्रिटिश का राज था। तब एक दिन एक ब्रिटिशर ने मुझे किडनैप कर लिया था और अपने महल में ले जाकर कैद कर लिया था, जिसके बाद उसने मेरे पिता से बदले में पैसे मांगे थे, जिस पर मेरे पिता ने ब्रिटिशर को पैसे भिजवा दिए थे। लेकिन उसने मुझे आज़ाद करने के बजाय मुझे गन से शूट करके मार दिया था, जिसके पीछे उसका मकसद ये था कि मेरे पिता अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के दुख में तड़पते रहे। लेकिन जब मैं मर गई उसके बाद मैं आत्मा बनकर वापस लौटी, और इस ब्रिटिश को मार के मैंने अपना बदला लिया था, और इसी दिन से ये महल खंडहर हो गया था। तब से मैंने फैसला कर लिया कि जो भी यहाँ पर किसी को किडनैप करके या उसे टॉर्चर करेगा तो उसको मैं भी उस ब्रिटिशर वाली सज़ा दे दूँगी। और तुम लोगों ने भी यही कहा था कि ये कीर्ति को किडनैप करके दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है, और वो वहाँ पर आत्मा उसको मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर कीर्ति का मामा और वह तांत्रिक आ जाता है। दोस्तों मामा को कीर्ति के पापा ने कहा था कि तुम पैसे लेकर जाओ और बेटी को छुड़ा कर लेकर आओ, लेकिन मामा तो तांत्रिक के साथ यहाँ पर आ गया था। बेचारे एमएलए को क्या पता था कि मामा क्या करने जा रहा है, लेकिन तांत्रिक आते ही दोनों आत्माओं को वश में कर लेता
देता है। जहाँ उनका मकसद तो कीर्ति को मारना होता है, लेकिन महल वाली आत्मा ऐसा करने नहीं देती, इसलिए वो उसे वश में कर लेता है। जिसके बाद वो तांत्रिक दोनों आत्माओं पर अपना जादू फेंकना शुरू कर देता है, जिससे दोनों आत्मा तड़पने लग जाती है। और ये सब कुछ वो एक गुड़िया यानी कि एक डॉल की मदद से कर रहा होता है, जो कि एक हवन के बीच होती है। ये देखकर चैतन्य को आत्माओं पर दया आने लग जाती है। उन्हें आजाद करवाने के लिए वो पूर्वम और लक्ष्मण को मिलकर उस मामा के गुंडों को पहले पीटते हैं, जिसके बाद वो उस डॉल को हवा से बाहर निकाल देते हैं और अब वो तांत्रिक उन आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। महल की आत्मा तांत्रिक और मामा जी को बहुत बुरी तरह हालत में कर देती है। इससे भी खतरनाक बात इनके लिए ये होती है कि आज ही उस तांत्रिक की आत्मा के 9 दिन भी पूरे हो गए थे। इसलिए कीर्ति के शरीर में जो आत्मा थी वह मामा और तांत्रिक को अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद महल की आत्मा भी रज्जे के शरीर को छोड़कर कीर्ति के अंदर आ जाती है, यानी कि अब कीर्ति के अंदर 2 आत्मा थी। दोस्तों फिर ये आत्मा दोनों आत्मा बड़ी बेरहमी से मामा और तांत्रिक दोनों को मार डालती है, जिसके बाद तांत्रिक वाली आत्मा वहां से चली जाती है, क्योंकि उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों महल वाली आत्मा भी चली जाती है वहां से, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये सभी लोग अच्छे हैं और ये कीर्ति को बहुत कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद वे सभी सेफली महल से बाहर आ जाते हैं और फिर कीर्ति को उनके पिता के पास जाकर छोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ इन चौरा को कीर्ति के किडनैप करने के लिए एमएलए जेल में डाल सकता था, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत खराब काम आ जाती है। एमएलए को इस बात का पता ही नहीं होता कि ये चारों वही है जिन्होंने कीर्ति को किडनैप किया था। तो कीर्ति को भी कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो पूरे समय आत्मा के वश में थी। इसलिए एमएलए को लगता है कि इन चारों ने कीर्ति को बचाया और साथ ही साथ उनके शरीर से आत्मा को भी बाहर निकाला। स्पेशली दोस्तों चैतन्य पे एमएलए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका कीर्ति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान था और वो उसको भांजा भी था, जिसको बाद वो भांति कीर्ति और चैतन्य की शादी तय कर देता है। और मूवी के एंडिंग सीन में दोनों की शादी भी हो जाती है और जो बड़ी जोरों जोरों से होती है। और अब फाइनली चैतन्य अमीर हो चुका था। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।